तो हम बात करने वाले हैं अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम को बचाना। यानी कि पहले जितना मोमेंटम था बाद में भी उतना ही मोमेंटम अगर बच जाता है तो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सीधा सीधा मास से समझाता हूं। कंजर्वेशन ऑफ मास का नाम तो तुमने सुना ही होगा नाइन्थ क्लास के अंदर। अच्छा, नाइन्थ क्लास के अंदर एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसके अंदर क्या दे रखा है, कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास हम ना बना सकते ना ही मास को हम मिटा सकते। उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, यानी कि मास को ना हम बना सकते ना हम उसे मिटा सकते, क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। सेम चीज यहां पे मोमेंटम की भी आती है कि मोमेंटम को ना ही बनाया जा सकता है ना ही मोमेंटम को मिटाया जा सकता है। उसे क्या करा जा सकता है, सिर्फ उसे सिर्फ ट्रांसफर करा जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि ये कैसे होता है। हाउ कैन वी सी, हाउ कैन वी प्रूफ दैट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज करेक्ट, कि हाँ मोमेंटम कंजर्व होता है। उस चीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लिए, एक था m1 और दूसरा था m2। ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा था u1, ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा था v1। इसके बाद इनका कोलिजन हमने कराया। ठीक है, ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चल रहे थे। अच्छा, अब हमने इसका कोलिजन कराया। ठीक है, तो इसका मास तो m1 रहेगा, इसका भी m2 रहेगा। कोलिजन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि इसकी जो वेलोसिटी है इसकी वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी ये इससे जाके कोलाइड करेगा। कोलिजन के बाद क्या हुआ, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लग गए, दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी कि दूर दूर हो गए। टकराने के बाद जैसे जाते हैं ना, दो गाड़ी आपस में टकराती है और फिर ऐसे धमाका सा होता है ना, दूर चली जाती है आपस से। तो ऐसा ही हुआ। क्या हुआ, यहां पे ये आ गया m1 और यहां पे आ गया m2। अब ये इधर, अब ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, u2। यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो गया, वेलोसिटी सेम नहीं रही। पहले जितनी वेलोसिटी थी उससे कम हो गई होगी या ज्यादा हो गई होगी, कुछ नहीं पता, इसलिए हमने u2 बोल दिया। ठीक है, कुछ तो चेंज आया। और m2 भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा, इसको हमने बोल दिया v2। पहले v1 था, v2 फाइनल, इनिशियल। अब क्या बताना है हमें, ये तो चीज हो गई हमारे समझने की कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लिया, उसका मास m1 लिया, उसको एक u1 वेलोसिटी के साथ मूव कराया। उसके बाद हमने एक और ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास हमने m2 लिया और उसको v1 के साथ मूव कराया। इसमें u1 की वेलोसिटी ज्यादा हो गई v1 से, है ना, इसकी इस वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो गई दूसरे वाले से, इसके लिए हमने उसे टकरा दिया। टकराने के बाद जब वो दूर दूर हुए तो उनकी वेलोसिटी में चेंज आया, कितने का, u2 और v2। अब हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर प्रूफ करना है तो हमें क्या चाहिए कि इस पूरे का टोटल मोमेंटम इस पूरे के टोटल मोमेंटम के अगर इक्वल आ जाता है तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि अगर ये जो मोमेंटम है, दिस मोमेंटम, सॉरी नॉट दिस मोमेंटम, ये जो टोटल मोमेंटम है ऊपर वाला, यानी कि बिफोर कोलिजन जिसे हम कहते हैं, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन जितना उसमें मोमेंटम है, अगर आफ्टर कोलिजन भी, टकराने के बाद भी उतना ही अगर मोमेंटम बच गया, इसका मतलब कंजर्व हो गया ना मोमेंटम, पहले जितना था उतना ही अब बच गया। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज निकालना पड़ेगा। मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, फाइनल में से इनिशियल माइनस करके, है ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए के लिए निकाल लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ए मान लेते हैं और इसको बी। तो ऑब्जेक्ट ए की अगर मैं बात करता हूं तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, यानी कि मोमेंटम इनिशियल क्या होगा, m1 u1 होगा ना, और फाइनल मोमेंटम इसका क्या होगा, m1 u2। ये हमने पढ़ रखा है कि मास को अगर मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा मोमेंटम आ जाएगा, दोनों का अलग अलग मोमेंटम आ गया। अब मुझे इसमें चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज हमें क्यों निकालना होता है,
देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने बात करी थी कि जो एक फोर्स होता है वो दूसरी फोर्स के बराबर होता है ना, लेकिन कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है कि जो फोर्स लगी है वो अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मैंने 200 न्यूटन का फोर्स वॉल पे लगाया, जैसे मैन ने लगाया वॉल पे 200 न्यूटन का फोर्स, तो वॉल ने वापस लगाया मैन पे कितने का फोर्स, 200 न्यूटन का, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में हमारी तरफ। इसलिए हम इसे किस बोल देते हैं, नेगेटिव साइन से। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के लिए हमें यहां पे रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा। यहां पे हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर पढ़ा था कि जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर यहां से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेते हैं और उसके बाद यहां दोनों जगह पे पुट करते हैं, तो हमारा मोमेंटम का मेजर कर सकते हैं हम कि मोमेंटम में कितना चेंज आया। अगर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखते हैं, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम हमारा ये निकल के आ गया। इसके बाद इसके चेंज की बात करते हैं। डेल्टा जिससे हम डिनोट करते हैं, डेल्टा को क्या बुलाते हैं हम, चेंज। तो इसके अंदर चेंज कितना हुआ, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, पी एफ माइनस पी आई। ठीक है ना। तो m1 u2 माइनस m1 u1, तो m1 कॉमन कर लिया मैंने, u2 माइनस u1, और रेट ऑफ चेंज निकालना हो, मैंने बताया था क्या, टाइम से डिवाइड कर दो, t। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा मोमेंटम, टोटल मोमेंटम किसका, ऑब्जेक्ट ए का टोटल मोमेंटम हमारे पास आ गया। अब हम ऑब्जेक्ट बी का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। कैसे, ऑब्जेक्ट बी का कैसे निकालेंगे, पी इनिशियल लिया हमने, क्या लिया, m1, ओ सॉरी m2 v1, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, और p फाइनल क्या होगा, m2 v2, m2 v2। और डेल्टा अगर मैं निकालूं, डेल्टा p, तो ये कितना हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 v1। तो m2 कॉमन कर सकते हैं, v2 माइनस v1, और रेट ऑफ चेंज टाइम से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये आ गया हमारा, देखो तो हमें क्या करना था, ऑब्जेक्ट ए ने फोर्स लगाया किस पे, बी पे, ऑब्जेक्ट ए ने फोर्स लगाया बी पे, और बी उल्टा फोर्स लगाया किस पे, ए पे, है ना। तो बी वाले का ये आ गया, ए वाले का ये आ गया। दोनों को अगर मैं पुट करता हूं तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, m1 u2 माइनस u1 अपॉन टी इज इक्वल टू m2 v2 माइनस v1 अपॉन टी। टी से टी काट सकते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m1 u2 माइनस m1 u1। यहां पे माइनस है, ये बात ध्यान रखना, ये देखो ये रहा। ठीक है। तो माइनस कॉमन कर, माइनस तो है ही बाहर, अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, m2 v2 माइनस m2 v1। तो m1 u2 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, साइन को अंदर मल्टीप्लाई करना तो आता है ना। अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, माइनस m2 v2 प्लस m2 v1। कोई दिक्कत इसके अंदर। अब हम माइनस वाले साइन को प्लस कर देते हैं, इधर उधर ले जाके, इसको मैं इधर ले आता हूं और इसको मैं इधर ले जाता हूं। ठीक है ना। m1 u2 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 v1। क्या हुआ, रुक क्यों गए, इसलिए रुक गया क्योंकि यहां पर हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ हो चुका। कैसे प्रूफ हुआ, देखो m1 u2 m1 सॉरी m1 u2, ठीक है ना, प्लस m2 v2 प्लस m2 v2, अगर इन दोनों का टोटल मोमेंटम, ये टोटल मोमेंटम आ गया इन दोनों का, है ना, इज इक्वल टू किसके, m1 u1 प्लस m2 v1, m1 u1 प्लस m2 v1।
इन दोनों के टोटल मोमेंटम के अगर इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारा मोमेंटम कहीं गया ही नहीं, इसका मोमेंटम टकराने से पहले भी उतना ही था और टकराने के बाद भी उसका मोमेंटम उतना ही रह गया। इसका मतलब हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक हमारे पास टॉपिक आता है, डेट इज रिकॉइलिंग ऑफ गन। देखो रिकॉइलिंग, बहुत से लोग पबजी भी खेलते होंगे। रिकॉइलिंग का मतलब होता है जब गन से हम शूट करें तो गन हमें बैकवर्ड पुश देती है, बैकवर्ड पुश देती है ना। हम कहते हैं कि रिकॉइल हमेशा कम होनी चाहिए गन की, क्यों, ताकि हम एम अच्छे से कर पाए और टारगेट पे हिट अच्छे से हो पाए, क्यों, है ना। तो रिकॉइल हमेशा कम रखनी चाहिए गन की। उस रिकॉइल वेलोसिटी को हम यहां पे फाइंड करेंगे, कैसे, इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मदद से। क्या किया अब हमने, हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले के अंदर उस गन को पुट कर देंगे सीधा सीधा। देखो गन के अंदर भी बेसिक वो होता है, क्या नाम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। कैसे होता है, जो बुलेट होती है वो फोर्स लगाती है किस पे, गन पे। जो गन होती है वो फोर्स लगाती है किस पे, बुलेट पे। अगर गन का फोर्स बुलेट के फोर्स से ज्यादा है तो बुलेट आगे मूव कर जाती है, होता है ना ऐसा। और बुलेट भी गन पे थोड़ा सा फोर्स लगाती है, इसलिए गन थोड़ा सा पीछे मूव करती है। गन भारी होने की वजह से ज्यादा दूर नहीं जाती, लेकिन बुलेट हल्की होने की वजह से बहुत दूर जाती है और बहुत तेजी से जाती है। इसलिए जब वो टारगेट पे हिट करती है तो डैमेज बहुत ज्यादा देती है ना। तो अब हम बात करेंगे, हमें यहाँ पे बुलेट की वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट करनी, हमें यहाँ पे किसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, कि गन कितनी वेलोसिटी के साथ पीछे जा रही है। जब हमने हिट किया तो गन कितनी वेलोसिटी के साथ पीछे गई, इसे हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे किसके अंदर, रिकॉइलिंग ऑफ गन के अंदर। ठीक है ना, तो सीधा सीधा लिख देते हैं क्या, सपोज हमने मान लिया बुलेट का मास एम बी, मास ऑफ बुलेट, ठीक है, बुलेट का मास ये है, और गन का मास अगर देखें तो एम जी, है ना, मास ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा, वी बी, वेलोसिटी किसकी, बुलेट की। और जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज वेलोसिटी ऑफ गन, वी जी। दिस इज कॉल्ड द रिकॉइल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के साथ जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करेगी, कब, जब हम उसमें से फायर करेंगे। ठीक है ना, तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज को, अगर मैं ये सारी वैल्यूज को यहां पे पुट करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो पुट करके देखते हैं। अच्छा, ये जो है ये वाला m1u1 प्लस m2v1, ये कब का केस है, m1u1 सबसे शुरू का, जब कुछ वेलोसिटी के साथ चल रहे थे पहले, है ना। तो यहां पर गन के अंदर शुरुआत में तो गन किस पे रहती है, रेस्ट पे रहती है। तो रेस्ट पे अगर रहेगी तो u1 क्या हो गया, 0, और v1 क्या हो गया, 0। दोनों ही 0 पे हैं, तो एक टोटल मिला के क्या हो गया, 0। तो हमारे पास बचा क्या, m1 u2 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हुआ है, 0 इसलिए हुआ क्योंकि एट द स्टार्टिंग जैसे यहां पर मूव कर रहे थे, वहां पर हमारी गन मूव नहीं करती, क्योंकि गन में फायर करने से पहले मूव करती है क्या गन, नहीं करती। तो अगर मूव हमारी गन नहीं करती तो यहां पर उसकी वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी 0, गन की वेलोसिटी 0। अगर ये दोनों 0 हो गए तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 0। ठीक है ना, यहां पर हमें जो बात करनी है रिकॉइल वेलोसिटी की। यहां पे m1 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, mg, मास ऑफ गन। ठीक है, चेंज कर दें, चलो यहां पर हमने लिख दिया mg। u2 क्या है यहां पे, u2 है यहां पे वेलोसिटी ऑफ गन, यहां पे वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है ना, vg लिख देते हैं चलो। प्लस m2 क्या है यहां पे, मास ऑफ बुलेट mb, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट।
कोई दिक्कत इसके अंदर? निकालना क्या है हमें? वीजी, बाकी सारी चीजों को उस तरफ ले जाओ जीरो के, क्या होगा? mg इंटू वीजी इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, है ना? अगर मैं मास को भी उधर ले जाऊं तो वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस mb इंटू वीबी अपॉन मास ऑफ गन। ये हमारे पास क्या निकल के आया? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन, ठीक है ना? तो जब हम किसी भी एक गन से कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी बुलेट को फायर करते हैं, तो जिस वेलोसिटी के साथ बुलेट जाती है, उतनी ही वेलोसिटी के साथ बुलेट गन को हिट करती है पीछे की तरफ। तो इतनी वेलोसिटी के साथ ये पीछे की तरफ मूव होती है। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, इससे अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन है सारी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज दे दूं तो ज्यादा आसान रह जाएगा, ठीक है ना? तो वैल्यूज की बात कर लेते हैं, एमबी ले लेते हैं कुछ, मास ऑफ बुलेट सपोज करो 10 ग्राम्स की बुलेट है, ठीक है ना? बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम्स। वेलोसिटी ऑफ बुलेट बहुत ज्यादा है ना, वीबी 1500 कुछ ले लेते हैं, 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? और क्या दे रखा है तुम्हें? मास ऑफ गन। मास ऑफ गन कितना होता है? सपोज करो मास ऑफ गन है तुम्हारे पास 1 kg। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब तुम क्या करोगे? इसके अंदर पुट कर दो, हमें निकालना क्या है? वीजी, वेलोसिटी ऑफ गन। तो रिकॉइल वेलोसिटी कैसे आएगी? पुट कर दो सारी वैल्यूज। एमबी क्या है हमारे पास? 10 ग्राम्स, यानी कि 0.01 kg होता है ना? इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 0.01 kg आ जाएगा। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारे पास कितनी है? इंटू करेंगे 1500 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना? 1500 मीटर पर सेकेंड से इंटू करने के बाद डिवाइड कर दो किससे? मास ऑफ गन से। मास ऑफ गन कितनी है हमारे पास? 1 kg, 1 से, ठीक है ना? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड द रिकॉइल वेलोसिटी। कोई दिक्कत इसके अंदर? इसके अंदर कोई, इसे सॉल्व कर सकते हो यार तुम। 100 नीचे लगाओ, 2 0 से 2 0 काटो, 15 आंसर आ गया। 15 मीटर पर सेकेंड से जो हमारी गन होगी वो पीछे की तरफ मूव करेगी। बुलेट कितनी रफ्तार से गई? 1500 मीटर पर सेकेंड से। गन कितनी रफ्तार से पीछे जाएगी? व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन? 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर तुम 1500 मीटर पर सेकेंड से बुलेट को फायर करते हो, तो तुम्हारी गन 15 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाएगी। बट जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि उसका मास कितना होना चाहिए गन का? 1 kg, और बुलेट का 10 ग्राम्स, ठीक है? तो यहां पर हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पर यहां पर चैप्टर हम करते हैं स्टॉप।